Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of foreign exchange rate. हमारा चैप्टर चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो सिस्टम थे इस एक्सचेंज रेट को मेजर करने के थ्री टाइप्स थे. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग. तो हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो आज हम करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. Flexible exchange rate system. What is the meaning of this system? This system refers to, हम ये कहें यहाँ पे refers to the system where exchange rate is fixed by, where exchange rate is fixed by determined by the force of demand and supply. जहाँ भी exchange rate को through the demand and supply क्या किया जाता है, fix किया जाता है, it is called flexible exchange rate system. It is also called free exchange rate system. और इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से जाना जाता है. हाउ टू फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. यहाँ पर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो ऊपर ही दे दिया फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इट मींस यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही फोर्स क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं. तो आपने 11th क्लास के अंदर जो मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर किया था, सेम उस चैप्टर की तरह ही है, केवल डिफरेंस क्या है, वहां प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड थी और यहाँ क्या है, प्राइस एंड फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज है. तो डिटरमिनेशंस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो फर्स्ट है देखो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड ऑफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज हैव इनवर्स रिलेशन या इनवर्सली रिलेटेड. ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. इट मींस इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज the demand of foreign exchange fall. If demand of foreign price of foreign exchange fall, the demand of foreign exchange rise. OX and OY. OY पर आपने क्या ले लिया? फॉरेन एक्सचेंज रेट ले लिया. क्या ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है और ये क्या है, प्राइस. इसको प्राइस भी मान सकते हो. यहाँ आपने क्या ले लिया? डिमांड एंड सप्लाई. तो सप्लाई हम कर नहीं रहे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स. ये डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड. डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड है. इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज, आर से कितने हो गए? R1. तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, क्यू से कितनी हो गई? Q1 हो गई. इट मींस पहले 1 यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर कितने का था? 60 का. अब ये 1 यूएस डॉलर कितने का है? 65 रुपीस का. जब डॉलर महंगा होगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, कम खरीदोगे? कम खरीदोगे. तो डिमांड आपने क्या कर दी? कम. तो डॉलर के महंगे होते के साथ, महंगे होने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट क्या हो गया हमारा? राइज हो गया. तो हमने क्या कर दी? उसकी डिमांड भी कम कर दी. तो क्या बताएंगे हम? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को एक्सप्लेन करेंगे. डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज हैव इनवर्सली रिलेटेड. इफ द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज, तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल. राइज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की? फॉल. इफ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल, तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज राइज. अगर क्या होते हैं? प्राइसेस फॉल होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है. अगर प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? कम. जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच रिलेशन था, सेम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट और किसके बीच में? डिमांड के बीच में रिलेशन है. तो स्लोप ऑफ डिमांड का कैसा होगा? स्लोप डाउनवर्ड. स्लोप कैसा होगा इसका? डाउनवर्ड. अब है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज हैव पॉजिटिवली रिलेटेड. ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? पॉजिटिवली रिलेटेड. पॉजिटिव रिलेटेड का मतलब है इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज, तो द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो राइज. If foreign exchange rise, the supply of foreign exchange is also rise. If price of foreign exchange rate fall, the supply is also fall. ये हो गया R से Q. If foreign exchange rate fall,
अगर ये क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है? तो R से R1 Q से Q1, पहले Q1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू यूएस डॉलर कितने के बराबर है, सपोज 60। अब ये यूएस डॉलर कितने के बराबर है, 50। मेरे जब 60 था तो सपोज हमने यहाँ पर क्या की, डिमांड, सॉरी सप्लाई की। जैसे ही एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों क्यों होती है? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिवली रिलेशन है। जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। अब सप्लाई के फॉल होने का कारण क्या है? देखो, जब डॉलर की जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम होती है, इट मींस हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। देखो, जब हम एक यूएस डॉलर परचेज करते थे पहले, तो कितने रुपए देने पड़ते थे, 60। हम ये कहेंगे वो सप्लाई कितने में हो रही थी, 60 की। आज सप्लाई कितने की हो रही है, 50 की। तो क्या फॉरेनर डॉलर को सेल करना चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे कितने रुपीस मिलने वाले डॉलर के बदले, 50, तो उसे लॉस होगा। तो वो डॉलर सेल नहीं करेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट and inverse related and supply and foreign exchange have a positively related। अब क्वेश्चन आता है कि how to determine flexible exchange rate या equilibrium exchange rate, कि equilibrium exchange rate को कैसे determine किया जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई सभी को क्लियर हो गया। अब करते हैं कि how to equilibrium rate fixed। तो इक्विलिब्रियम रेट को कैसे फिक्स किया जाता है? सिंपल है, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्ट ईच अदर। जहां पर सप्लाई एंड डिमांड कर्व एक दूसरे को क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ पर क्या है, प्राइस। इस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, इंटरसेक्ट। तो ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। जहां डिमांड एंड सप्लाई दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जहां डिमांड एंड सप्लाई कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम मतलब कि हमने ये कह दिया, 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीस। इफ दिस एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज, अगर ये R से कितना हो जाता है, R1, तो हियर प्रॉब्लम्स अराइज। व्हिच प्रॉब्लम्स अराइज, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, तो क्या करना होगा? देखो, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कैसी है, कम। तो लोग डिमांड नहीं करें, क्यों नहीं करें? क्योंकि एक्सचेंज रेट जो हमारा डॉलर है बहुत कॉस्टली है। तो क्या करना होगा, डॉलर के प्राइसेस को गिराना होगा, जिससे क्या होगा, डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। वापस किस पॉइंट पर आ जाएंगे, जहां पर डिमांड किसके बराबर, सप्लाई के बराबर है। अगर प्राइसेस क्या होते हैं हमारे, R2, प्राइसेस क्या हो जाते हैं, फॉल, तो यहाँ कौन सी प्रॉब्लम राइज हो जाती है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कैसी है, कम। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम राइज होगी हमारी, डिमांड ज्यादा कर रहे लोग, सप्लाई नहीं है। अब डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आपको दोबारा से क्या करने होंगे, एक्सचेंज रेट को बढ़ाना होगा। जब एक्सचेंज रेट आपका बढ़ेगा तो क्या होगी, डिमांड आपकी रिड्यूस होगी, सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वही इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। ये सभी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन राइज होते हैं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब हमें उसकी स्टडी करनी है। अब इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इंक्रीज इन डिमांड, फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। देखो, जब भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं डिमांड, इट मींस है कि डिमांड एंड सप्लाई का शिफ्ट टू राइट साइड एंड टू द लेफ्ट साइड। कि जो हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व है, या तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है या फिर वो कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है, सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस को डिटरमाइन करना है। इसे डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम प्राइसेस को, डिमांड एंड सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम क्या है हमारे, प्राइसेस। ये इक्विलिब्रियम क्या है,
प्राइसेस जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पर क्या है ये प्राइसेस, ये आर। अब यार इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है व्हेन डिमांड इंक्रीज, जब भी डिमांड क्या होगी इंक्रीज। यहाँ मान लिया सपोज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, यहाँ एक डॉलर कितने के बराबर है 60 रुपीज के बराबर है। व्हेन डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड पर शिफ्ट टू राइट साइड, डिमांड का कहां शिफ्ट हो गया राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस, तो E2 E1, इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो चेंज, तो E से कितना हो गया E1, एंड व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस इज आल्सो राइज R2 R1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज आल्सो राइज। देखो यहाँ पर कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई तो इक्विलिब्रियम जो हमारा क्या है पॉइंट है वो चेंज हो गया, E से E1 हो गया, R से R1 हमारे इक्विलिब्रियम रेट हो गए एंड क्वांटिटी O से Q हो गई। अब यहाँ पर क्या इंपैक्ट है, देखो हम ये माने कि अब $US कितने रुपीस के बराबर हो गया 70 रुपीस के बराबर हो गया। यहाँ पर $1 कितने के बराबर था, यहाँ 60 रुपीस के बराबर, यहाँ $1 कितने के बराबर हो गया 70 के बराबर। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस, हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है। देखो जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़े तो देखो ये तो क्या हो गई आपकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या है इस पॉइंट पर है। हम यहाँ डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो यहाँ हमारी सप्लाई भी क्या हुई है इंक्रीज हुई है। देखो ये सप्लाई क्या हुई, क्वांटिटी की सप्लाई क्या हो गई है इंक्रीज, डिमांड तो बढ़ी है, साथ साथ में क्या बढ़ी है सप्लाई। तो यहाँ जब भी हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी विल बी डेप्रिशिएट, क्या हो गई यहाँ डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट होने का कारण क्या है, देखो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते थे ओनली 60 रुपीज आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग $1, नाउ 70 रुपीज आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग $1। 60 रुपए पहले पेमेंट करते थे, अब आप 70 रुपीज पेमेंट करो, इट मींस आपकी रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर हम ये कहें द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, द वैल्यू ऑफ रुपीस will be decreased than foreign currency। तो इसको हम बोलते हैं depreciation of domestic currency। जैसे कि फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या था devaluation of foreign currency, यहाँ क्या है depreciation of domestic currency in terms of foreign currency, कि foreign currency के terms में इसका domestic currency का गिर जाना क्या कहलाता है depreciation of domestic currency। What will be the impact of depreciation of domestic currency on economy या export and import, यहाँ पर export और import के ऊपर क्या impact पड़ेगा। यहाँ जो मेन क्वेश्चन क्या है कि what will be the impact on export and imports of due to depreciation of domestic currency। जैसे हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम सिंपल से वे में देखेंगे। एक्सपोर्ट, सबसे पहले क्या है एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब one country sell his output to another country, its output to another country, जब भी एक कंट्री क्या करती है अपने आउटपुट को किसी दूसरी कंट्री को क्या करती है सेल करती है, उसको हम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अब इंडिया की बात चल रही है तो अपने डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हुई डिक्रीज हुई, इट मींस इंडियन या फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बिकम चीपेस्ट rather than फॉरेनर गुड्स। फॉरेनर गुड्स के कंपैरिजन में इंडियन जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो गया चीपेस्ट, मतलब सस्ता हो गया। इट मींस फॉरेनर क्या करेंगे, फॉरेनर विल बी डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, तो फॉरेनर डिमांड करेंगे हमारे गुड्स की, जब हमारे गुड्स की डिमांड करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा एक्सपोर्ट विल बी राइज।
और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देखो सप्लाई भी बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो बढ़ा, साथ साथ क्या बढ़ी सप्लाई, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट करेंगे इट मींस वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज, वहां से क्या आने वाला है, फॉरेन करेंसी आने वाली है, तो सप्लाई बढ़ गई। कि आपने डिमांड बढ़ने से सप्लाई कैसे बढ़ी, जबकि इनवर्स रिलेशन है, कैसे बढ़ी है, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ती है तो राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। किसको बढ़ाती है ये, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। तो अब इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट विल बी फॉल। क्यों, इंपोर्ट का मतलब है जब हम दूसरी कंट्री से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, भाई पहले डॉलर खरीदते थे 60 रुपए में, आज डॉलर आ रहा है 70 रुपए में, तो क्या आप डॉलर परचेज करोगे, नो, आप डॉलर परचेज नहीं करोगे, करोगे भी तो अगर रिक्वायरमेंट है तो बहुत कम, इट मींस आप डिमांड कम करोगे, जब डिमांड कम होगी तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन क्या है कि जो डेप्रिसिएशन हुआ डोमेस्टिक करेंसी का, वो कारण क्या रहा है, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कारण क्या रहा, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका इंपैक्ट क्या है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट राइज हो गया और इंपोर्ट क्या हो गया, फॉल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन डिमांड डिक्रीज, कि जब डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, तो उस सिचुएशंस में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। डिमांड एंड सप्लाई, इस पॉइंट पर क्या है, ये कैसा पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम वाला, किसका पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। इट मींस 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीस। इफ डिमांड रिड्यूस, डिमांड क्या हो गई, यहाँ रिड्यूस हो गई, बी से B1 हो गई, तो ई से पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो गया, यहाँ E1 पर। What will be the impact of equilibrium exchange rate? तो equilibrium exchange rate क्या हो गया, is also fall, ये भी गिर गया, quantity supply is also fall, quantity supply भी क्या हो गई, गिर गई। देखो foreign exchange rate भी गिरा है और quantity supply भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों, क्योंकि अब एक डॉलर कितने का आ रहा है, 55 रुपीस, कभी डॉलर हमारे लिए सस्ता हो गया, डॉलर हमारे लिए क्या हो गया, सस्ता। तो फर्स्टली जब जैसे सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सस्ता हुआ, इसका मतलब है हमारे रुपीस की वैल्यू में दम आ गया, तो हमारे जो रुपीस है, क्या है, जो रुपीस है डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, यहाँ एप्रिशिएट, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। कारण क्या रहा है, ड्यू टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरा है तो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एप्रिशिएशन। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिशिएशन मतलब इंडियन रुपीस की वैल्यू में जब दम आया है, वो बढ़ी है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। तो देखो एक्सपोर्ट, सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमारा इंडियन रुपीस क्या हो गया, कॉस्टली, इंडियन रुपीस क्या हो गया, कॉस्टली, किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी की कंपैरिजन में। फॉरेन करेंसी की कंपैरिजन में इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा। तो क्या कोई भी कंट्री अब इंडियन रुपीस को परचेज करेगी, नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आ रहा है, इंडियन रुपीस कैसा आ रहा है, कॉस्टली। तो कोई भी कंट्री क्या नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट विल बी फॉल, एक्सपोर्ट गिर गया। जब डिमांड नहीं करेगी तो हम यहाँ से क्या नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट डाउन। और अब हमारे लिए जो फॉरेनर करेंसी है 55 रुपीस में आ रही है, अब हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इट मींस इंपोर्ट राइज हो गया, इंपोर्ट क्या हो गया, राइज। समझ आया, जब डिमांड इंक्रीज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी में, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब है एक्सपोर्ट राइज, इंपोर्ट फॉल। वही जैसे क्या होगा, डिमांड हमारी डिक्रीज होगी, क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी डिमांड,
और डिक्रीज होने की सिचुएशन में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज आल्सो डिक्रीज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा, इट मींस एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट फॉल, इंपोर्ट राइज। अब हमारा रह रहा है नेक्स्ट चेंज इन सप्लाई, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। क्लियर हो गया?